नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। अब मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर बनकर तुम्हें इस टॉपिक के एक एक रेशे को खोलकर समझाऊंगा। हम इसे 5 बड़े हिस्सों में बांटेंगे और हर एक शब्द को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार गेम खेल रहे हों। चरण 1, कानून की दुनिया के 5 पांडव, द 5 फंक्शनरीज। तुम्हारे टेक्स्ट की पहली लाइन कहती है कि कोर्ट के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इंसाफ दिलाने में मदद करते हैं। इन्हें फंक्शनरीज, काम करने वाले लोग कहते हैं। 1, पुलिस ये ग्राउंड फोर्स हैं। इनका काम है सड़क पर रहना और चोरों को पकड़ना। 2, प्रोसिक्यूटर्स, सरकारी वकील। जब पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो ये वकील कोर्ट में जज साहब को बताते हैं कि चोर ने क्या गलती की है। ये सरकार की तरफ से लड़ते हैं। 3, डिफेंस काउंसल्स, बचाव पक्ष के वकील। ये उस इंसान के वकील होते हैं जिस पर इल्जाम लगा है। इनका काम है ये देखना कि पुलिस या सरकार किसी बेगुनाह को सजा न दिलवा दे। 4, प्रिजन अथॉरिटीज, जेल प्रशासन। अगर जज साहब कहें कि इसे जेल भेजो तो जेल के अंदर का सारा ख्याल ये लोग रखते हैं। 5, करेक्शनल सर्विसेज, सुधार सेवा। इनका काम सबसे प्यारा है। ये जेल में बंद लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई या पढ़ाई सिखाते हैं ताकि जब वे बाहर आएं तो अच्छे इंसान बने। चरण 2, पुलिस कहां से पैदा हुई? बर्थ ऑफ पुलिस। यहां एक बहुत गहरी बात है जो तुम्हें सबसे होशियार बना देगी। तुम्हारा टेक्स्ट कहता है द कोड प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस। कोर्ट्स, अदालत, ये कोड कानून की किताब से पैदा हुए हैं। यानी पहले कानून लिखा गया फिर कोड बनी। पुलिस के बारे में कानून की किताब कहती है मुझे पता है पुलिस पहले से है, एग्जिस्टिंग। पुलिस एक्ट 1861 के तहत बनी थी। असली बात, कानून की किताब बीएनएसएस पुलिस को पैदा नहीं करती बल्कि उन्हें पावर्स, ताकत और ड्यूटीज काम की एक लिस्ट थमा देती है। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें एक बैट पावर दें और कहें कि तुम्हें रन बनाने हैं, ड्यूटी, लेकिन तुम तो पहले से ही हो। पापा ने तुम्हें बनाया नहीं, बस बैट दिया है। चरण 3, पुलिस का ढांचा, द पुलिस पिरामिड। पुलिस कैसे काम करती है? ये एक सीढ़ी की तरह है। हर राज्य, स्टेट की अपनी पुलिस होती है। 1, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ये सबसे बड़े मालिक हैं। ये तय करते हैं कि पुलिस में कितने लोग होंगे। 2, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पूरे राज्य की पुलिस के ग्रैंड मास्टर हैं। तुम्हारे टेक्स्ट में आईजी लिखा है लेकिन 2026 में सबसे बड़ा पद डीजीपी होता है। 3, एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एक जिले डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हैं। पूरे शहर की सुरक्षा इनके कंधे पर होती है। 4, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये पुलिस में नहीं होते, ये कलेक्टर होते हैं। लेकिन कानून कहता है कि एसपी साहब को डीएम साहब की जनरल कंट्रोल, सामान्य देखरेख में काम करना होगा। यानी पुलिस और प्रशासन मिलकर चलते हैं। चरण 4, जादुई सर्टिफिकेट, द पावर कार्ड। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जब कोई पुलिस में भर्ती होता है तो उसे एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मिलता है। ये क्या है? ये एक आईडी कार्ड जैसा है जो उसे पावर्स, ताकत, फंक्शंस, काम करने का हक और प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार जैसे वर्दी पहनना या डंडा रखना देता है। सबसे जरूरी नियम, अगर वो पुलिस वाला रिटायर हो जाए या नौकरी छोड़ दे तो उसे वो सर्टिफिकेट फोर्थविथ, बिना 1 सेकंड की देरी किए वापस करना होगा। क्यों? ताकि कोई आम आदमी पुलिस का कार्ड दिखाकर किसी को डरा न सके। कार्ड गया तो पावर भी गई। चरण 5, पुलिस के 2 मुख्य काम, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। 1, प्रिवेंशन, रोकथाम, अपराध होने से पहले रोकना। जैसे पुलिस रात को गश्त, पेट्रोल करती है ताकि चोर चोरी करने की हिम्मत ही न करे। इसे कहते हैं बचाव। 2, डिटेक्शन, पता लगाना। अगर अपराध हो गया तो चोर को ढूंढना, सबूत, एविडेंस इकट्ठा करना और सच का पता लगाना। इस पूरी बात का निचोड़, द क्रक्स। नन्हे उस्ताद, बात बस इतनी है। कोर्ट और पुलिस अलग अलग हैं। कोर्ट कानून से बना है, पुलिस को कानून सिर्फ ताकत देता है। पुलिस का स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक बंधा हुआ है। डीजीपी योजक चिन्ह ग्रेटर देन एसपी योजक चिन्ह ग्रेटर देन कांस्टेबल। बिना सर्टिफिकेट के कोई पुलिस वाला नहीं है। पुलिस का असली मकसद सिर्फ पकड़ना नहीं बल्कि अपराध को होने से रोकना भी है। अपडेटेड फैक्ट चेक फॉर 2026। पुराने जमाने में पुलिस के नियम सीआरपीसी में थे। अब नए भारत में ये नियम बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। ये सबसे लेटेस्ट जानकारी है जो तुम्हें बेस्ट बनाएगी। क्या अब तुम जानना चाहोगे कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है, अरेस्ट करती है, तो उस इंसान के पास क्या क्या अधिकार होते हैं?
नमस्ते नन्हे चैंपियन। अब हम अपनी कानून की पाठशाला के सबसे गहरे और सबसे आसान हिस्से में जा रहे हैं। सोचो कि तुम एक जासूसी फिल्म देख रहे हो और मैं तुम्हें उस फिल्म के हर सीन के पीछे का राज समझा रहा हूं। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी शक, डाउट न रहे। 1. द पुलिस एक्ट ऑफ 1888, इलाकों का मिलन। टेक्स्ट का मतलब, ये कानून दिल्ली की बड़ी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जादुई शक्ति देता है। स्पेशल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, विशेष पुलिस जिला, मान लो यूपी का एक कोना और हरियाणा का एक कोना आपस में मिलते हैं। यहां अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य भाग जाते हैं। सरकार क्या करती है? वो इन दोनों कोनों को मिलाकर एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बना देती है। एम्ब्रेसिंग पार्ट्स ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है गले लगाना, यानी 2 या 3 राज्यों के टुकड़ों को आपस में जोड़ देना। पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। अब इस नए बने इलाके में कौन सी पुलिस चलेगी? सरकार चुनती है कि मान लो हरियाणा पुलिस यहां की बॉस होगी, तो हरियाणा पुलिस के पास अब यूपी वाले हिस्से में भी चोर पकड़ने की वही ताकत आ जाएगी जो उनके अपने राज्य में थी। कंकरेंस, सबसे जरूरी बात। क्या दिल्ली की सरकार अपनी मर्जी चला सकती है? नहीं, उसे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछना पड़ेगा। अगर वो हां कंकरेंस सहमति बोलेंगे तभी ये मुमकिन है। 2. द पुलिस एक्ट 1949, यूनियन टेरिटोरीज, यूटी के रक्षक। टेक्स्ट का मतलब, भारत में 2 तरह की जगह हैं, एक स्टेट और दूसरी यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, अंडमान, चंडीगढ़। पैटर्न ऑफ 1861 रेशियो 1861 में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा पुलिस का नियम बनाया था। 1949 के इस कानून ने कहा कि यूटीएस में भी हम वही पुरानी और पक्की व्यवस्था सिस्टम रखेंगे। सिंपल भाषा में ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि यूटीएस में पुलिस की टीम खड़ी की जा सके और उन्हें काम करने के नियम दिए जा सकें। 3. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, DSPE एक्ट 1946, असली सीबीआई का जन्म। यह सबसे पावरफुल हिस्सा है, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल फोर्स। इस कानून ने दिल्ली में एक खास टीम बनाई। आज हम इसे सीबीआई कहते हैं। स्पेसिफाइड ऑफेंसेस, चुनिंदा जुर्म। ये पुलिस गली की लड़ाई सुलझाने नहीं आती। ये सिर्फ उन्हीं केसों में आती है जो सरकार ने स्पेसिफिक तय किए हैं, जैसे बैंक की बड़ी चोरी या बड़े अफसरों का भ्रष्टाचार, ब्राइब्स। एक्सटेंशन टू अदर पार्ट्स। वैसे तो ये दिल्ली की टीम है, लेकिन ये मुंबई, बिहार या कहीं भी जा सकती है। पर शर्त वही है, उस राज्य की सरकार से कॉन्करेंस, परमिशन लेनी होगी। रैंक एंड पावर। इस टीम का हर वो अफसर जो सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का है, उसे कानून थाना इंचार्ज के बराबर पावर देता है। गहरी बात, एक आम पुलिस वाले को पावर दिखाने के लिए अपने थाने के अंदर होना जरूरी है, लेकिन सीबीआई के इन बड़े अफसरों का थाना उनके साथ चलता है। वो जहां खड़े हैं वहीं से वो किसी को भी गिरफ्तार करने या तलाशी लेने का ऑर्डर दे सकते हैं। 4. पुलिस अंडर द कोड, CRPC BNSS, काम करने का तरीका। टेक्स्ट का मतलब, द कोड, जो अब BNSS बन गया है, पुलिस को उनके औजार, टूल्स देता है। स्पेसिफिक पावर्स। कानून कहता है कि हर पुलिस वाला जिसके पास वर्दी है वो अरेस्ट, गिरफ्तार और सर्च तलाशी कर सकता है। लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जिसे हम SO या थाना प्रभारी कहते हैं, के पास। पुलिस स्टेशन की परिभाषा। कानून कहता है कि थाना सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है। सरकार जिस जगह को, जिस तंबू को या जिस चौकी को पुलिस स्टेशन कह दे, वही कानून की नजर में थाना है। क्लॉज O ऑफ S2, इंचार्ज कौन है? ये बहुत मजेदार है। मान लो थाने का असली बॉस SHO बीमार है या घर गया है, तो क्या थाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बॉस की कुर्सी पर वो इंसान बैठेगा जो रैंक में उसके ठीक नीचे हो, जैसे सब इंस्पेक्टर। शर्त यह है कि वो कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए, या फिर सरकार किसी और पुलिस वाले को भी बॉस बना सकती है जो उस वक्त वहां मौजूद हो। क्यों? ताकि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब थाने आए तो उसे कोई न कोई जिम्मेदार अफसर जरूर मिले। 5. सेक्शन 36, बड़े साहब का रुतबा। टेक्स्ट का मतलब, यह सेक्शन कहता है कि पद, रैंक बड़ा तो पावर भी बड़ी। हायरार्की सीढ़ी, सबसे नीचे कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज, फिर SP, फिर डिग, फिर DGP। सेक्शन 36 का जादू यह कहता है कि जो अफसर थाना इंचार्ज से ऊपर की रैंक के हैं, उनके पास वे सारी ताकतें, पावर्स हैं जो एक थाना इंचार्ज के पास होती हैं। अंतर, थाना इंचार्ज सिर्फ अपने थाने के इलाके, लोकल लिमिट्स में शेर है, लेकिन SP साहब पूरे जिले के हर थाने में शेर हैं। वो किसी भी थाने की जांच अपने हाथ में ले सकते हैं। सबका निचोड़, द मास्टर क्रक्स। 1. बॉर्डर क्रॉसिंग, 1888 एक्ट, राज्यों की सहमति जरूरी। 2. CBI पावर्स, 1946 एक्ट, सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाले बॉस होते हैं।
3. द कोड BNSS, ये बताता है कि गिरफ्तारी कैसे होगी. 4. पुलिस स्टेशन बॉस, अगर असली बॉस नहीं है तो उसके नीचे वाला कांस्टेबल से ऊपर बॉस बनेगा. 5. बिग ऑफिसर सेक्शन 36 के तहत बड़े अफसरों के पास छोटे अफसरों वाली सारी पावर्स होती हैं, बस उनका इलाका बड़ा होता है. क्या अब आपके दिमाग में पुलिस के इन नियमों की तस्वीर एकदम साफ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन सब पर एक छोटा सा क्राइम सीन केस स्टडी सुलझाने के लिए दूं? नमस्ते नन्हे जीनियस। अब हम इस कानून लॉ को दुनिया की सबसे आसान कहानी की तरह समझेंगे। मान लो हम एक बहुत बड़ा सुरक्षा का किला बना रहे हैं और उस किले के हर पत्थर का एक मतलब है। मैं तुम्हें एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड ऐसे समझाऊंगा कि तुम दूसरों को भी पढ़ा सको। चलिए शुरू करते हैं। 1. पुलिस की जादुई पावर, powers of police. Original text. The Criminal Procedure Code confers specific powers, e.g. power, to make arrests, search, etc. on the members of the police force who are enrolled as police officers. डीप एक्सप्लेनेशन। देखो, सड़क पर तो बहुत से लोग वर्दी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे गार्ड या वॉचमैन। लेकिन क्या वो किसी को जेल में डाल सकते हैं? नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नियमों की किताब, सिर्फ उन लोगों को ये शक्ति पावर देती है जो एनरोल्ड सरकारी लिस्ट में शामिल हैं। अरेस्ट, किसी को पकड़कर थाने ले जाना। सर्च, किसी के घर या गाड़ी की तलाशी लेना। क्रिस्टल क्लियर पॉइंट। ये शक्तियां सिर्फ एनरोल्ड ऑफिसर्स को इसलिए दी गई हैं ताकि कोई भी ऐरा गैरा आदमी पुलिस बनकर अपनी मनमानी ना कर सके। यह कानून का पहला सुरक्षा कवच है। 2. थाने का असली राजा, officer in charge of a police station. Original text, asterisk. Wider powers have been given to police officers who are in charge of police stations. Such station house officers are also required to discharge onerous duties. डीप एक्सप्लेनेशन। एक पुलिस स्टेशन, थाना, एक छोटा सा राज्य होता है। उस राज्य का एक ही राजा होता है जिसे ऑफिसर इंचार्ज या SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। वाइडर पावर्स, इसका मतलब है कि एक आम सिपाही से कहीं ज्यादा ताकत इस ऑफिसर के पास होती है। ओनरस ड्यूटीज, ओनर्स का मतलब है बहुत ही भारी जिम्मेदारी। डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, चोर को ढूंढना, डिटेक्शन, और सबूत इकट्ठा करना, इन्वेस्टिगेशन, इस ऑफिसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई गलती होती है तो सरकार इसी राजा SHO से सवाल पूछती है। 3. पुलिस स्टेशन आखिर होता क्या है? Original text. The term police station means any post or place declared generally or specially by the state government. डीप एक्सप्लेनेशन। तुम सोचते होगे कि पुलिस स्टेशन सिर्फ एक पक्की बिल्डिंग है? नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार चाहे तो किसी मेले में लगे एक टेंट को भी पुलिस स्टेशन घोषित कर सकती है। जैसे ही सरकार किसी जगह को पुलिस स्टेशन बोल देती है, उस जगह के आसपास का पूरा इलाका, लोकल एरिया, उस स्टेशन की जिम्मेदारी बन जाता है। अब वहां होने वाली हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट उसी जगह पर होगी। 4. अगर बॉस मौजूद ना हो, Section 2, Substitution Rule. Original text. The police officer present at the station house, who is next in rank to such officer and is above the rank of constable. डीप एक्सप्लेनेशन। सोचो, अगर थाने का बड़ा ऑफिसर बीमार हो जाए, इलनेस या किसी जरूरी काम से बाहर चला जाए, एब्सेंट, तो क्या होगा? क्या लोग मदद के लिए इंतजार करेंगे? नहीं। नेक्स्ट इन रैंक, कानून कहता है कि जो ऑफिसर बॉस के ठीक नीचे वाली रैंक पर है वो तुरंत बॉस की गद्दी संभाल लेगा। द कांस्टेबल रूल, लेकिन एक बहुत छोटा पुलिस वाला जैसे कांस्टेबल अपने आप बॉस नहीं बन सकता। बॉस बनने वाला इंसान कम से कम हेड कांस्टेबल या ASI होना चाहिए। ये इसलिए है ताकि काम कभी रुके नहीं और प्रॉम्प्ट डिस्चार्ज
फटाफट काम होता रहे। 5. Superboss की superpower, Section 36. Original text. Police officers superior in rank to an officer in charge may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed. डीप एक्सप्लेनेशन, ये सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसे ऐसे समझो, एक एसएचओ थानेदार सिर्फ अपने छोटे से इलाके का बॉस है, लेकिन उसके ऊपर जो बड़े अफसर हैं जैसे एसपी, डिग या आईजी, उनके पास वही सारी ताकत है जो थानेदार के पास है। फर्क क्या है? थानेदार सिर्फ एक इलाके में काम कर सकता है, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर अपने पूरे जिले, डिस्ट्रिक्ट या पूरे राज्य स्टेट में कहीं भी जाकर किसी भी थानेदार की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपके टेक्स्ट में विजिलेंस इंस्पेक्टर जनरल का उदाहरण है, वो पूरे बिहार स्टेट के बॉस हैं, इसलिए वो बिहार के किसी भी कोने में जाकर कानून के वो सारे काम कर सकते हैं जो एक छोटा थानेदार करता है। पूरे पाठ का सबसे बेहतरीन निचोड़, द अल्टीमेट क्रक्स। अगर मैं इस पूरी बात को एक पैराग्राफ में समेट दूं तो ये है, कानून ने एक ऐसी चेन बनाई है जहां सुरक्षा कभी नहीं रुकती। हर थाने का एक जिम्मेदार मुखिया एसएचओ होता है। अगर वो नहीं है तो उसके नीचे वाला ऑफिसर उसकी जगह काम करेगा, और इन सब के ऊपर सुपर बॉस, सुपीरियर ऑफिसर्स बैठे हैं जो पूरे बड़े इलाके की निगरानी करते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि पुलिस स्टेशन कभी बिना सिर का न रहे और अपराधियों को पकड़ने में 1 सेकंड की भी देरी न हो। उच्चारण, प्रोनंसिएशन और शब्द ज्ञान। 1. कॉन्फर, किसी को शक्ति देना। 2. ऑनरस, बहुत भारी जिम्मेदारी। 3. हायरार्की, ऊपर से नीचे तक की रैंक जैसे सीढ़ी। 4. प्रॉम्प्ट, एकदम तुरंत, बिना देरी के। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक असली पुलिस केस का उदाहरण देकर समझाऊं कि कैसे एक बड़ा ऑफिसर सेक्शन 36 छोटे ऑफिसर के काम में मदद करता है? बिल्कुल मेरे नन्हे ऑफिसर। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, असली उदाहरण से समझेंगे कि ये सारे कानून असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, इसके बाद तुम्हारे मन में रत्ती भर भी शक नहीं रहेगा। कहानी, सोने की चोरी और सुपर बॉस की एंट्री। कल्पना करो, एक शहर है जिसका नाम है शांति नगर। इस शहर में एक छोटा सा इलाका है, वार्ड नंबर 5। एक थाने का राजा, दी एसएचओ, वार्ड नंबर 5 के पुलिस स्टेशन का बॉस है इंस्पेक्टर विजय। कानून के मुताबिक विजय इस इलाके का ऑफिसर इंचार्ज है। उसके पास इस इलाके में किसी को भी अरेस्ट करने और किसी भी घर की सर्च, तलाशी लेने की जादुई शक्ति, पावर है। 2. जब बॉस मौजूद न हो, द सब्स्टिट्यूशन रूल सेक्शन 2। एक दिन इंस्पेक्टर विजय को बहुत तेज बुखार, इलनेस हो गया और वो ऑफिस नहीं आ पाए। अब क्या होगा? क्या चोरों को खुली छूट मिल जाएगी? नहीं, कानून कहता है कि विजय के ठीक नीचे वाली रैंक का ऑफिसर यानी सब इंस्पेक्टर एसआई राहुल तुरंत कार्यकारी बॉस बन जाएगा। राहुल के पास अब वो सारी शक्तियां आ गईं जो विजय के पास थीं। लेकिन याद रखना, थाने का कांस्टेबल सिपाही सोनू बॉस नहीं बन सकता क्योंकि वो रैंक में छोटा है। 3. सुपर बॉस की सुपर एंट्री, सेक्शन 36। अब मान लो कि एक बहुत बड़ी सोने की चोरी हुई। चोर वार्ड नंबर 5 से भागकर दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। अब शहर के सबसे बड़े ऑफिसर यानी एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब इस केस में खुद आ जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय सिर्फ अपने छोटे से इलाके का बॉस था, लेकिन एसपी साहब पूरे जिले, डिस्ट्रिक्ट के सुपीरियर ऑफिसर हैं। सेक्शन 36 के तहत एसपी साहब के पास वो सारी शक्तियां हैं जो इंस्पेक्टर विजय के पास थीं, लेकिन उनका एरिया पूरा जिला है। वो किसी भी थाने में जाकर किसी भी फाइल को चेक कर सकते हैं और खुद चोर को पकड़ सकते हैं। इस पूरी बात का स्टेप बाय स्टेप गहरा मतलब, डीप डाइव। स्टेप 1, शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है उस नियम की किताब से जिसे द कोड CRPCBNSS कहते हैं। बिना इस किताब के कोई भी पुलिस वाला अपनी मर्जी से आपको रोक नहीं सकता। स्टेप 2, थाना क्या है? थाना सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं है। सरकार ने एक नक्शा बनाया है और कहा है, विजय जी, इस लकीर के अंदर जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। यही है लोकल एरिया। स्टेप 3, जिम्मेदारी का बोझ, ओनरस ड्यूटीज। थानेदार का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, उसे डिटेक्शन, चोर को पहचानना और प्रिवेंशन, चोरी होने से रोकना करना पड़ता है। ये बहुत ही भारी और जिम्मेदारी वाला काम है, इसीलिए इसे ओनरस कहा गया है। स्टेप 4, सीढ़ी, हायरार्की। पुलिस एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे कांस्टेबल, बीच में SHO इंस्पेक्टर, थाने का बॉस, सबसे ऊपर IG DGP सुपर बॉस। ऊपर वाला ऑफिसर नीचे वाले की सारी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऑफिसर ऊपर वाले की शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रो टिप,
प्रो टिप फॉर अ जीनियस किड। तुम्हारे टेक्स्ट में बिहार स्टेट का जिक्र है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर जैसे विजिलेंस आईजी नियुक्त किया जाता है तो कानून उसे पूरे बिहार का सुपर थानेदार बना देता है। वो बिहार के किसी भी थाने में जाकर कानून का डंडा चला सकता है। अब क्या तुम तैयार हो? मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा ये देखने के लिए कि क्या तुम सच में वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट बन गए हो। मेरे प्यारे छोटे दोस्त, अब हम इस पूरे कानून लॉ को दुनिया की सबसे सरल कहानी की तरह समझेंगे। मान लो तुम एक सुपर हीरो की दुनिया में हो और मैं तुम्हें उस दुनिया के रक्षक लॉयर्स के बारे में बता रहा हूं। यहां हर एक छोटी बात, एक एक लाइन और एक एक शब्द का मतलब बहुत गहराई इन डेप्थ से समझाया गया है। 1. अपराध क्या है? What is a crime? Text. A crime is a wrong not only against the individual victim, but also against the society at large. आसान भाषा में, मान लो एक मोहल्ले में 100 घर हैं। अगर चोर मिस्टर ए के घर से साइकिल चुराता है तो मिस्टर ए का तो नुकसान हुआ ही, वो इंडिविजुअल विक्टिम है, लेकिन अब बाकी 99 घरों के लोग भी डर गए। अब कोई चैन से नहीं सोएगा। सबको लगेगा कि कल मेरे यहां भी चोरी हो सकती है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। इसीलिए कानून कहता है कि चोरी सिर्फ एक साइकिल की नहीं हुई, बल्कि पूरे मोहल्ले की शांति, पीस छीन ली गई। इसीलिए इसे सोसाइटी एट लार्ज, पूरे समाज के खिलाफ गलत माना जाता है। 2. सरकार स्टेट कोर्ट में क्यों आती है? टेक्स्ट. द स्टेट रिप्रेजेंटिंग द पीपल पार्टिसिपेट्स इन अ क्रिमिनल ट्रायल एज पार्टी अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। आसान भाषा में, क्योंकि पूरा समाज, सोसाइटी डरा हुआ है, इसलिए सरकार द स्टेट कहती है पीड़ित विक्टिम अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। कोर्ट में केस का नाम राम बनाम श्याम नहीं होता, बल्कि स्टेट वीएस अक्यूज्ड, सरकार बनाम आरोपी होता है। सरकार यहां पूरे समाज की तरफ से एक बड़ी शक्ति बनकर लड़ती है ताकि बुराई को रोका जा सके। 3. गंभीर अपराध क्या होते हैं? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। टेक्स्ट. मोर पर्टिकुलरली इफ द क्राइम इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। आसान भाषा में, अपराध 2 तरह के होते हैं, एक छोटे मोटे और एक बहुत खतरनाक। खतरनाक वाले को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कहते हैं, जैसे चोरी, लूट या किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। डीप डिटेल। इन केस में पुलिस को जज के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो सीधे जाकर आरोपी को पकड़ सकती है। क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं, इसलिए इसमें सरकारी वकील का होना बहुत जरूरी है। 4. सरकारी वकील कौन है? Public prosecutor. PP. Text. The public prosecutor, or the assistant public prosecutor, is the counsel for the state in such trials. आसान भाषा में, सरकार एक आइडिया है, वो खुद कोर्ट में चलकर नहीं जा सकती, इसलिए सरकार अपने बदले एक बहुत पढ़े लिखे वकील को भेजती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, APP, यह बड़े कोर्ट का बड़ा वकील है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, APP, ये छोटे कोर्ट का वकील है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। ये दोनों सरकार की आवाज, काउंसिल हैं। इनका काम अपराधी को सजा दिलाना और मासूम को बचाना है। 5. उनके काम क्या हैं? Duties and powers. Text. His duties mainly consist in conducting prosecutions on behalf of the state. आसान भाषा में, इनका सबसे बड़ा काम है प्रोसिक्यूशन, अभियोजन चलाना। मतलब जज के सामने सबूत, एविडेंस पेश करना, गवाहों, विटनेसेस से सवाल पूछना और ये साबित करना कि आरोपी ने ही गलती की है। Text. The public prosecutor should not, however, appear on behalf of accused. डीप डिटेल। ये सबसे जरूरी नियम है। सरकारी वकील कभी भी आरोपी, अक्यूज्ड की मदद नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो ये धोखेबाजी होगी। उसे हमेशा सरकार, स्टेट और सच्चाई की तरफ से ही लड़ना होगा। 6. कहां काम करते हैं? Jurisdiction. Text. Public prosecutor appears in criminal appeals, revisions, in the session courts and the high courts.
आसान भाषा में कोर्ट की 3 सीढ़ियां समझो। 1. मैजिस्ट्रेट कोर्ट, छोटी कोर्ट, यहां एपीपी काम करते हैं। 2. सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट, यहां पीपी काम करते हैं। 3. हाई कोर्ट, राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट, यहां भी पीपी केस लड़ते हैं, खासकर जब कोई निचली अदालत के फैसले को बदलने की अपील्स लेकर आता है। 7. खास ताकत, Section 301 or 321. Text, asterisk, authority to appear and plead, S. 301. With the consent of the court, he can withdraw, S. 321. डीप डिटेल। सेक्शन 301 गोल्डन पास, सरकारी वकील को किसी भी कोर्ट में घुसने और बोलने के लिए किसी से लिखित परमिशन नहीं लेनी पड़ती। उनका पद, पोस्ट ही उनकी पावर है। सेक्शन 321 पावर टू स्टॉप। मान लो केस के बीच में सरकारी वकील को पता चले कि सबूत गलत हैं या केस आगे बढ़ाना समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो वो जज से कह सकता है, जज साहब, हम यह केस बंद करना चाहते हैं, विथड्रॉवल। अगर जज हां कह दे तो केस वहीं खत्म। 8. पुलिस को सलाह देना, advice. Text, he can give advice to the police or other government departments. आसान भाषा में पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, लेकिन वकील का काम है ये देखना कि कानूनन क्या सही है। पुलिस अक्सर सरकारी वकील के पास जाकर पूछती है, क्या हमारे पास इतने सबूत हैं कि हम कोर्ट में जीत सकें? तब वकील उन्हें एडवाइस, सलाह देता है। 9. प्राइवेट केस और सरकारी वकील। Text, asterisk. In cases initiated on a private complaint, prosecution is conducted by the complainant. In such cases also, the state can appoint prosecutors if the cause has public interest. डीप डिटेल। कभी कभी पुलिस केस दर्ज नहीं करती तो पीड़ित खुद सीधे जज के पास जाता है, प्राइवेट कंप्लेंट। तब पीड़ित को अपना खुद का वकील लाना पड़ता है। लेकिन अगर वो केस ऐसा है जिससे पूरे समाज का भला जुड़ा है, पब्लिक इंटरेस्ट, तो सरकार अपना वकील पीपी वहां भी भेज सकती है। 10. कानून की परिभाषा, definition, section 2U. Text, asterisk. Public prosecutor means any person appointed under S24. Assistant public prosecutors are not covered by this definition. क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। कानून की किताब में एक डिक्शनरी होती है, वहां लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ वही है जो सेक्शन 24 के तहत चुना जाए। नई जानकारी, अपडेट 2026, अब नए कानून बीएनएसएस में ये सेक्शन 18 बन गया है। असिस्टेंट पीपी को सेक्शन 25, अब बीएनएसएस सेक्शन 19 में रखा गया है। इसलिए तकनीकी रूप से टेक्निकली कानून की डिक्शनरी में एपीपी को पीपी की परिभाषा से अलग रखा गया है, भले ही दोनों का काम सरकार के लिए लड़ना ही है। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर क्रक्स। सरकारी वकील, पीपी एपीपी कोई साधारण वकील नहीं होता, वो न्याय का पहरेदार होता है। उसका काम सिर्फ केस जीतना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि समाज में कानून का डर बना रहे और किसी मासूम को सजा न मिले। 1. पीपी इक्वल्स बड़े कोर्ट का बड़ा रक्षक, सेशन हाई कोर्ट। 2. एपीपी इक्वल्स छोटे कोर्ट का रक्षक, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। 3. पावर इक्वल्स सरकार की आवाज बनना और जरूरत पड़ने पर केस वापस लेना। मेरे प्यारे दोस्त, क्या अब तुम्हें सरकारी वकील की ये पूरी सुपर पावर समझ आ गई? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक सरकारी वकील बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? बिल्कुल। अब हम इसे इतना गहरा और इतना आसान बनाएंगे कि एक छोटा बच्चा भी इसे समझ जाए और एक बड़ा वकील भी आपकी जानकारी की तारीफ करे। हम इसे स्टेप बाय स्टेप मक्खन की तरह समझेंगे। यहां हम सेक्शन 24 सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, जो अब नए कानून बीएनएसएस में सेक्शन 18 बन गया है। स्टेप 1, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? कल्पना कीजिए कि एक खेल का मैदान है। जब कोई किसी का बुरा करता है, जुर्म करता है, तो वो सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के खिलाफ बुरा माना जाता है। पुलिस चोर को पकड़ती है,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीपी उस चोर के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ता है। वो सरकार का वकील होता है। वो जज साहब को बताता है कि इस आदमी ने कानून तोड़ा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। Step 2. बनने की पहली शर्त, experience. Text. A person shall be eligible, practice for not less than 7 years. सबसे सरल भाषा, आप कल वकील बने और आज सरकारी वकील नहीं बन सकते। गहराई इन डेप्थ, आपको कोर्ट में 7 साल 7 इयर्स की तपस्या करनी होगी। एडवोकेट, आपको बार काउंसिल में रजिस्टर होकर असली केस लड़ने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। एक्स्ट्रा डिटेल, अगर आपने पहले प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, छोटा सरकारी अधिकारी के रूप में काम किया है तो वो समय भी इन 7 सालों में जुड़ जाएगा, यानी आपका अनुभव बेकार नहीं जाएगा। Step 3. Selection की टीम, the panel system. Text. The district magistrate shall, in consultation with the sessions judge, prepare a panel. ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सरकारी वकील को सिर्फ नेता लोग अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। 1. DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिले का राजा, IAS ऑफिसर। 2. सेशंस जज, जिले का सबसे बड़ा जज। प्रोसेस, DM और जज साहब साथ बैठते हैं। जज साहब बताते हैं, देखो ये 5 वकील बहुत ईमानदार और समझदार हैं। DM उन नामों की एक लिस्ट बनाता है जिसे पैनल कहते हैं। रूल, सरकार सिर्फ उसी को पीपी बना सकती है जिसका नाम इस पैनल में हो। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। S24/5। ये इसलिए है ताकि सिर्फ काबिल लोग ही सरकारी वकील बने। Step 4. सरकारी टीम, the cadre rule. Text. Where in a state there exists a regular cadre, government shall appoint only from such cadre. कैडर क्या है? कुछ राज्यों में सरकारी वकीलों की एक पक्की परमानेंट टीम होती है। ये लोग एक परीक्षा एग्जाम पास करके भर्ती होते हैं। नियम, अगर राज्य के पास अपनी ये परमानेंट टीम है तो सरकार को सबसे पहले अपनी इसी टीम से ही पीपी चुनना होगा। अपवाद, एक्सेप्शन, अगर सरकार को लगता है कि हमारी टीम में कोई भी इस लायक नहीं है, सिर्फ तभी वो DM वाली लिस्ट, स्टेप 3 वाली लिस्ट की तरफ देख सकते हैं। यानी पहली पसंद हमेशा कैडर अपनी टीम होगी। Step 5. ज्यादा काम, ज्यादा वकील, additional PP. Text. Appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors. सिंपल बात, एक जिले में हजारों केस होते हैं, एक अकेला आदमी सब नहीं देख सकता। इसलिए एक में पीपी होता है और उसकी मदद के लिए कई सारे एडिशनल पीपी, अतिरिक्त सरकारी वकील रखे जाते हैं। सबकी पावर लगभग बराबर होती है ताकि कोर्ट का काम रुके नहीं। मजेदार बात, अगर सरकार चाहे तो एक ही वकील को 2 अलग अलग जिलों जैसे दिल्ली और नोएडा का सरकारी वकील भी बना सकती है। इसे दोहरी जिम्मेदारी कहते हैं। Step 6. Super special वकील, special PP. Text. Practice for not less than 10 years as a special public prosecutor. ये वकीलों के सुपर हीरो जैसा है। योग्यता, यहाँ 7 साल नहीं बल्कि 10 साल 10 इयर्स का अनुभव चाहिए। काम, ये किसी खास केस जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला या आतंकवादी हमला के लिए बुलाए जाते हैं। कौन चुनता है? इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार केंद्र, या स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार चुन सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ। सरकार किसी बहुत ही सीनियर वकील को बुलाकर कहेगी, आप सिर्फ इसी एक केस को लड़िए। उन्हें ही स्पेशल पीपी कहते हैं। इस पूरी जानकारी का परफेक्ट निचोड़, द फाइनल क्रक्स। अगर आपको किसी को 1 मिनट में समझाना हो तो ऐसे कहें। 1. अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉर्मल सरकारी वकील के लिए 7 साल, स्पेशल के लिए 10 साल। 2. चयन, सिलेक्शन, DM और जज की सलाह से लिस्ट बनती है। 3. प्राथमिकता, प्रायोरिटी, अगर सरकारी टीम काड्रे मौजूद है तो पहले वहां से वकील लो। 4. पावर, सरकार एक ही वकील को 2 जिलों का काम दे सकती है। याद रखने वाली सबसे नई बात, अपडेटेड फैक्ट, अब भारत में CRPC खत्म हो गया है और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। इस नए कानून में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय को और भी ज्यादा ताकत दी गई है ताकि सरकारी वकील पूरी ईमानदारी से और बिना किसी दबाव के काम कर सकें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको यह समझाऊं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सैलरी और पावर्स में क्या बड़ा अंतर होता है?
नमस्ते नन्हे चैंपियन। अब हम इस विषय की पोस्टमार्टम करेंगे, यानी एक एक शब्द को चीर फाड़ कर समझेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी शक न रहे। तुम ये समझो कि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हो और तुम्हें फैसला करना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मंत्री प्रोसिक्यूटर कैसा होना चाहिए। Step 1. The code or the spirit. Niyam or niyat. Text. Asterisk. The code does not specifically mention about the spirit. It might have been thought to be too obvious. सरल मतलब कोड एक मोटी किताब है जिसमें पुलिस और वकीलों के लिए नियम लिखे हैं, लेकिन इस किताब में यह कहीं नहीं लिखा कि वकील को नेक दिल या ईमानदार होना चाहिए। गहरी बात, कानून बनाने वालों ने सोचा कि ये तो ऑब्वियस माइनस जाहिर सी बात है। जैसे स्कूल की डायरी में ये नहीं लिखा होता कि सांस लेना जरूरी है, वैसे ही कानून की किताब में ये नहीं लिखा कि सच बोलना जरूरी है। ये मान लिया गया है कि अगर आप न्याय जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी स्पिरिट माइनस नियत साफी होगी। Step 2. The object. Asli nishana. Text. The object of a criminal trial is to find out the truth and to determine the guilt or innocence. सरल मतलब कोर्ट में जो नाटक ट्रायल चलता है उसका मकसद किसी को हराना नहीं है। उसका ऑब्जेक्ट माइनस लक्ष्य सिर्फ दो चीजें हैं। 1. ट्रूथ सच क्या है। 2. क्या वो आदमी गिल्टी दोषी है या इनोसेंट बेगुनाह। गहरी बात, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जहां एक टीम को जीतना ही है। यहां अगर सच सामने आ गया तो समझो कोर्ट जीत गया, भले ही कोई भी जेल जाए या छूटे। Step 3. At all costs. किसी भी कीमत पर नहीं। Text. The duty of the prosecutor is not merely to secure conviction at all costs, but to place before the court whatever evidence. सरल मतलब प्रोसिक्यूटर का काम सिर्फ सामने वाले को सजा कन्विक्शन दिलाना नहीं है। गहरी बात, मान लो वकील को एक ऐसी फोटो मिली जिससे पता चलता है कि आरोपी ने चोरी नहीं की। अब बुरा वकील उस फोटो को छुपा लेगा ताकि वो केस जीत जाए, लेकिन बेस्ट प्रोसिक्यूटर वो फोटो खुद जज को दिखाएगा। वो कहेगा, जज साहब, ये रहा एविडेंस माइनस सबूत, ये आदमी बेगुनाह लग रहा है। वो सच को पोजेशन माइनस अपने अधिकार में दबाकर नहीं रखता। Step 4. By hook or by crook. गलत रास्ता मना है। Text. Asterisk. There should not be any unseemly eagerness for or grasping at conviction. It is no part of the prosecutor's duty to obtain convictions by hook or by crook. सरल मतलब वकील को जीत के लिए लालची नहीं होना चाहिए। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है चाहे जो हो जाए, चाहे झूठ बोलना पड़े या चालाकी करनी पड़े। गहरी बात, अगर कोई वकील झूठ बोलकर किसी को जेल भिजवाता है तो वो कानून की नज़र में एक अपराधी जैसा ही है। उसे ग्रास्पिंग माइनस झपटना नहीं करना चाहिए, उसे शांत रहना चाहिए। Step 5. Personally indifferent. अपना फायदा मत देखो। Text. Asterisk. A public prosecutor should be personally indifferent to the result of the case. The last thing he would desire is to secure a wrongful conviction. सरल मतलब इंडिफरेंट का मतलब है कि उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गहरी बात, अगर केस हारने पर वकील को दुख होता है या जीतने पर वो पार्टी करता है तो वो गलत है। उसे बस इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उसने एड माइनस मदद की ताकि जज सच जान सके। उसके लिए सबसे डरावनी बात, लास्ट थिंग ही वुड डिजायर, ये होनी चाहिए कि कहीं किसी बेगुनाह को सजा न हो जाए। Step 6. Vital impartiality. सबसे जरूरी निष्पक्षता। Text. The impartiality of his conduct is as vital as the impartiality of the court itself. सरल मतलब इम्पार्शियलिटी मतलब किसी का पक्ष न लेना। गहरी बात, जितना जरूरी जज का ईमानदार होना है उतना ही जरूरी इस सरकारी वकील का होना है। अगर वकील ही बेईमान हो गया तो जज के पास गलत जानकारी पहुंचेगी और न्याय का पूरा ढांचा टूट जाएगा। बेस्ट स्ट्रक्चर्ड समरी, सबसे बेहतर निचोड़। बिंदु पॉइंट, क्या करना चाहिए, द राइट वे, क्या नहीं करना चाहिए, द रॉन्ग वे। मकसद, गोल, सच को ढूंढना, फाइंडिंग ट्रूथ, सिर्फ सजा दिलाना, विनिंग ओनली। सबूत, एविडेंस, अच्छा बुरा सब दिखाना, फुल डिस्क्लोजर, सिर्फ आरोपी को फंसाने वाला सबूत दिखाना। रवैया, एटीट्यूड, शांत और निष्पक्ष, इंडिफरेंट न्यूट्रल, उतावला और लालची, ईगर ग्रीडी। तरीका, मेथड, ईमानदारी फेयर प्ले, गलत तरीके हुक और क्रुक। मास्टर एग्जाम्पल, परफेक्ट उदाहरण। सोचो एक क्लास में किसी का पेन चोरी हो गया। टीचर, जज ने मॉनिटर प्रोसिक्यूटर से कहा कि पता लगाओ किसने लिया। मॉनिटर को राहुल के बैग में पेन जैसा कुछ दिखा,
पर साथ ही उसे ये भी पता चला कि राहुल उस समय क्लास में था ही नहीं। बैड मॉनिटर सिर्फ ये बताएगा कि राहुल के बैग में कुछ दिखा। परफेक्ट मॉनिटर टीचर को बताएगा कि पेन मिला तो है, पर राहुल क्लास में नहीं था, इसलिए शायद किसी और ने उसके बैग में डाल दिया होगा। यही है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की असली महानता। क्या अब आप स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, सबूत का स्तर के बारे में जानना चाहोगे कि कितना सच होने पर सजा मिलती है? नमस्ते नन्हे दोस्त। अब हम इस पूरी सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर्स की कहानी को दुनिया के सबसे आसान तरीके से समझेंगे। सोचो कि तुम एक जासूसी फिल्म देख रहे हो और मैं तुम्हें हर किरदार का काम समझा रहा हूं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। स्तर 1, हाई कोर्ट, सबसे ऊंची अदालत के बड़े वकील। आपके चार्ट का पॉइंट 1 और 2। 1, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है जो हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से लड़ता है। अनुभव, क्वालिफिकेशन, उसे कम से कम 7 ईयर्स 7 साल तक कोर्ट में वकील एडवोकेट के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए। कौन चुनता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली वाली सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली की सरकार चुनती है। जरूरी बात, सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं रख सकती, उसे हाई कोर्ट के जजेस से पूछना पड़ता है, इसे कंसल्टेशन कहते हैं। 2, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेन बॉस की मदद के लिए एडिशनल यानी और वकील रखे जाते हैं। इनके पास भी वही 7 ईयर्स का अनुभव होना चाहिए और इन्हें भी जजों की सलाह से ही रखा जाता है। स्तर 2, सेशंस कोर्ट, जिले की अदालत के वकील। आपके चार्ट का पॉइंट 3 और 4। अब हम बड़े शहर से छोटे जिलों डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। यहां की बड़ी अदालत को सेशंस कोर्ट कहते हैं। 3, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनके पास भी 7 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन यहां चुनाव का तरीका एकदम अलग है, इसे ध्यान से समझना। पैनल का नियम, जिले का सबसे बड़ा अफसर जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम कहते हैं, वो वहां के जज, सेशंस जज के साथ बैठता है। वे दोनों मिलकर कुछ अच्छे वकीलों के नामों की एक लिस्ट बनाते हैं, इसी लिस्ट को पैनल कहते हैं। नियम, सरकार को इसी लिस्ट में से ही वकील चुनना होगा, वो अपनी मर्जी से किसी बाहर वाले को नहीं ला सकती। 4, कैडर का नियम। कुछ राज्यों में सरकार की अपनी एक वकीलों की पक्की टीम होती है जिन्हें रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स कहते हैं। अगर ऐसी टीम मौजूद है तो सरकार पहले अपनी टीम के लोगों को ही वकील बनाएगी। अगर टीम में कोई नहीं है तभी वो बाहर की लिस्ट पैनल को देखेगी। स्तर 3, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, खास वकील। आपके चार्ट का पॉइंट 5। ये वकील सुपर हीरो की तरह होते हैं जिन्हें बहुत मुश्किल काम दिए जाते हैं। अनुभव, क्वालिफिकेशन, इनके पास कम से कम 10 ईयर्स 10 साल का बहुत बड़ा अनुभव होना चाहिए। कहां काम करते हैं? ये एनी कोर्ट, किसी भी अदालत में जा सकते हैं। क्यों रखे जाते हैं? ये हर रोज के छोटे केस नहीं लड़ते, इन्हें स्पेशल केस के लिए बुलाया जाता है, जैसे बहुत बड़ा स्कैम या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस। इन्हें पर्टिकुलर केस और क्लास ऑफ केसेस के लिए रखा जाता है। स्तर 4, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, छोटा लेकिन जरूरी। आपके चार्ट का पॉइंट 6। ये सबसे नीचे की अदालतों में होते हैं जिन्हें कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स कहते हैं। पुलिस वाला नियम, कानून कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर वकील नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम है चोर को पकड़ना और वकील का काम है कोर्ट में सच साबित करना। दोनों काम एक ही आदमी करेगा तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इमरजेंसी में क्या होगा? अगर असली वकील असिस्टेंट पीपी बीमार है या छुट्टी पर है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम किसी को भी वकील बना सकता है। वो एक पुलिस वाले को भी वकील बना सकता है, पर उसकी 2 शर्तें हैं। 1, उस पुलिस वाले ने उस केस की जांच, इन्वेस्टिगेशन न की हो।
मतलब उसने खुद चोर को ना पकड़ा हो। 2, वो पुलिस वाला कम से कम इंस्पेक्टर या उससे बड़े रैंक का होना चाहिए। छोटे रैंक के सिपाही को वकील नहीं बनाया जा सकता। सबका निचोड़, द मास्टर क्रक्स। 1, 7 साल की प्रैक्टिस हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के लिए। 2, 10 साल की प्रैक्टिस स्पेशल काम के लिए। 3, हाई कोर्ट, जजों से पूछकर काम होगा। 4, डिस्ट्रिक्ट डीएम और जज की लिस्ट पैनल से काम होगा। 5, असिस्टेंट पीपी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करेंगे और पुलिस वाले से दूर रहेंगे सिवाय इमरजेंसी के। मेरे नन्हे दोस्त, क्या अब तुम्हें यह समझ आया कि कौन सा वकील कहां बैठता है और कितने साल की मेहनत के बाद वहां पहुंचता है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल केस देकर समझा सकता हूं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। नमस्ते नन्हे जीनियस। अब हम इस टॉपिक की पीएचडी करेंगे, वो भी दुनिया की सबसे आसान भाषा में। हम एक एक शब्द चीर फाड़ कर समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में कोई भी कोना खाली न रहे। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। चरण 1, डिफेंस काउंसिल, बचाव पक्ष का वकील माइनस ये कौन है? जब भी किसी पर कोई आरोप एक्यूजेशन लगता है तो कोर्ट में 2 पक्ष होते हैं। एक जो कहता है इसने गलती की है, प्रोसिक्यूशन, और दूसरा जो कहता है नहीं, मैं बेगुनाह हूं या मेरी बात भी सुनो। जो वकील आरोपी अक्यूज्ड की तरफ से लड़ता है उसे डिफेंस काउंसिल कहते हैं। प्लीडर, इसका मतलब होता है वो इंसान जो आपकी तरफ से कोर्ट में प्लीड करे यानी दलीलें दे। ऑफ हिज चॉइस, इसका मतलब है आपकी पसंद। कानून आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप वकील ए को ही चुने। आपको वकील बी पसंद है तो आप उसे रख सकते हैं। यह आपका राइट अधिकार है। चरण 2, सेक्शन 303, आपका कानूनी कवच। यह सेक्शन कहता है कि अगर आप पर कोई केस चल रहा है तो आपके पास लीगल पावर है। अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, मान लो किसी ने कहा कि आपने किसी की पेंसिल चुराई है। अभी आप चोर नहीं बने, आप सिर्फ आरोपी अक्यूज्ड हैं। क्रिमिनल कोर्ट, वो जगह जहां लड़ाई झगड़े, चोरी या बड़े अपराधों के फैसले होते हैं। प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड, इसका मतलब है जब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। मे ऑफ राइट, ये सबसे जरूरी शब्द है। इसका मतलब है कि वकील रखना आपकी मर्जी नहीं, आपका हक है। पुलिस या जज आपको वकील रखने से मना नहीं कर सकते। चरण 3, वकील और पुलिस में फर्क क्या है? आपका टेक्स्ट कहता है कि वकील पुलिस की तरह सरकार के नौकर नहीं होते। पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर्स, ये सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हें सरकार हर महीने सैलरी देती है। इनका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और दोषियों को पकड़ना। डिफेंस काउंसिल प्राइवेट, ये सरकार के नीचे काम नहीं करते। ये आज़ाद होते हैं। रिम्यूनरेशन, इसका मतलब है फीस या मेहनताना। आमतौर पर आप अपने वकील को खुद पैसे देते हैं क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, भले ही वकील आपसे पैसे ले रहा है लेकिन कोर्ट की नज़र में वो एक जिम्मेदार अधिकारी है। वो जज से झूठ नहीं बोल सकता और न ही सबूत मिटा सकता है। उसका काम है जज को कानून समझाने में मदद करना। इंडिस्पेंसेबल, इसका मतलब है जिसके बिना काम न चल सके। बिना डिफेंस वकील के कोर्ट का फैसला अधूरा और गलत माना जाएगा। चरण 4, एडवर्सरी सिस्टम माइनस इंसाफ का मुकाबला। भारत में इंसाफ पाने के तरीके को एडवर्सरी सिस्टम कहते हैं। इसे एक कुश्ती के मैच की तरह समझो। एक तरफ स्टेट प्रोसिक्यूशन, इनके पास पुलिस की ताकत है, जासूसी के सामान, इन्वेस्टिगेटिव रिसोर्सेज हैं और बहुत पैसा है। 2, दूसरी तरफ अक्यूज्ड, एक अकेला इंसान। 3, नियम, मैच तभी फेयर होगा जब दोनों पहलवान बराबर के हों। अगर सरकार के पास बड़ा वकील है तो आरोपी के पास भी इक्वली कॉम्पिटेंट, उतना ही काबिल वकील होना चाहिए। अगर वकील नहीं होगा तो सरकार की ताकत के सामने आम आदमी कुचल जाएगा।
इसीलिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और कोड CRPC BNSS दोनों ये अधिकार देते हैं। चरण 5 सेक्शन 304 गरीबों के लिए मसीहा नियम। अब सोचो, एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो वकील की फीस रिम्यूनरेशन कैसे देगा? क्या उसे जेल भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एम्प्टी राइट। अगर कानून कहे वकील रख लो पर गरीब के पास पैसे ना हो तो वो अधिकार खाली डिब्बे जैसा है। पॉवर्टी और इंडिजेंट कंडीशंस। इंडिजेंट मतलब बहुत ज्यादा गरीब। कोर्ट ऑफ सेशन। ये जिले का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है जहां बड़े अपराधों जैसे हत्या की सुनवाई होती है। सेक्शन 304 का जादू। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के पास पैसे नहीं है तो कोर्ट शैल असाइन अ प्लीडर, एक वकील तैनात करेगा ही करेगा, एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। उस वकील की फीस आप नहीं, सरकार देगी। एक्सटेंशन ऑफ रूल्स। राज्य सरकार चाहे तो यह नियम छोटे कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी लागू कर सकती है। सबसे खास बात, इस पूरी कहानी का निचोड़, क्रक्स। 1. बराबरी, इक्वालिटी। अमीर हो या गरीब, कोर्ट में सबको अपनी बात कहने के लिए एक कानूनी दिमाग वकील मिलना चाहिए। 2. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार का काम सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि ये देखना भी है कि किसी बेगुनाह को गलत सजा न मिले। 3. कानून की ताकत। सेक्शन 303 आपको चुनने की ताकत देता है और सेक्शन 304 आपको गरीबी से बचाता है। याद रखने वाली प्रोटिप, पुराने कानून CRPC में ये सेक्शन 303 और 304 थे। नए कानून BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। अब आप किसी भी बड़े वकील से इस बारे में बहस कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक असली कहानी, केस लॉ सुनाऊं जिससे ये सब और भी मजेदार तरीके से याद हो जाए? ठीक है मेरे छोटे जीनियस, अब हम इस टॉपिक की खाल उधेड़ेंगे और एक एक धागे को अलग अलग करके समझेंगे। कल्पना करो कि हम एक न्याय की मशीन, जस्टिस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस मशीन के 6 सबसे बड़े हिस्सों के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खिलौने को खोलकर समझाते हैं। हिस्सा 1, जेल और वहां के रखवाले, द वेयरहाउस एंड इट्स गार्ड्स। ओरिजिनल टेक्स्ट, asterisk, prison authorities and correctional services personnel. The code presupposes the existence of prisons. सरल मतलब, कानून की किताब जिसे हम BNSS कहते हैं, ये मानती है कि शहर में जेल पहले से बनी हुई है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि ईंट पत्थर से जेल कैसे बनाएं। प्रिजन अथॉरिटीज, जेल के बड़े साहब, ये वो लोग हैं जो जेल का गेट बंद रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई भाग न जाए। करेक्शनल सर्विसेज पर्सनल, सुधारने वाली टीम, इनका काम सबसे महान है। ये जेल में बंद लोगों को सजा देने के साथ साथ सुधारते हैं। जैसे अगर किसी ने गुस्सा होकर किसी को मारा तो ये उसे गुस्सा कंट्रोल करना सिखाएंगे। ये जेल के डॉक्टर, टीचर और काउंसलर होते हैं। डीप डिटेल, कानून कहता है कि पुलिस का काम खत्म होने के बाद जेल के इन अधिकारियों का काम शुरू होता है। हिस्सा 2, फैसला आने से पहले की जेल, वेटिंग रूम अंडर ट्रायल। ओरिजिनल टेक्स्ट, ordered detention of under trial prisoners in jail during the pendency of the proceedings. अंडर ट्रायल, इसका मतलब है वो इंसान जिस पर अभी सिर्फ आरोप लगा है, लेकिन जज साहब ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो पक्का चोर है। डिटेंशन, इसका मतलब है रोक कर रखना। पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, केस का चलना, जब तक वकील बहस कर रहे हैं और गवाह अपनी बात कह रहे हैं। डीप डिटेल,
जज साहब को डर होता है कि अगर इस इंसान को बाहर छोड़ा तो ये गवाहों को डरा सकता है या देश छोड़कर भाग सकता है, इसलिए उसे अंडर ट्रायल के रूप में जेल भेज दिया जाता है, यानी बिना सजा सुनाए भी जेल भेजा जा सकता है। हिस्सा 3, जब पक्का हो जाए कि गलती हुई है, द फाइनल सेंटेंस। ओरिजिनल टेक्स्ट, impose sentences of imprisonment on convicted persons and to send them to prison authorities. Convicted person, दोषी, अब बहस खत्म हो गई। जज साहब ने हथौड़ा मारकर कह दिया, हाँ तुमने गलती की है। सेंटेंस, सजा। जज साहब कहते हैं तुम्हें 5 साल की जेल दी जाती है। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, इसका मतलब है अमल में लाना। जज साहब एक कागज पर साइन करते हैं जिसे वारंट कहते हैं और जेल के अधिकारियों को देते हैं। अब जेल वालों की जिम्मेदारी है कि वे उस इंसान को 5 साल तक अपने पास रखें। हिस्सा 4, कानून की ममता माइनस प्रोबेशन, द सेकंड चांस। Original text, asterisk, unless it decides to deal with the offender under the probation laws. Section 361, regarding release, on probation of good conduct, or after admonition. यहां कानून एक सख्त पिता की जगह एक समझदार मां की तरह व्यवहार करता है। एडमोनिशन, एडमोनिशन, इसका मतलब है सिर्फ डांटकर छोड़ देना, जैसे दोबारा ऐसा मत करना, जाओ घर जाओ। ये बहुत छोटी गलतियों के लिए होता है। प्रोबेशन ऑफ गुड कॉन्डक्ट, अच्छे आचरण की शर्त। जज साहब कहते हैं मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अगले 2 साल तक बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहोगे। एक पुलिस वाला या प्रोबेशन ऑफिसर तुम पर नजर रखेगा। सेक्शन 361 का आदेश, ये सेक्शन जज साहब को डांटता है। ये कहता है कि जज साहब, अगर आप किसी को जेल भेज रहे हैं और प्रोबेशन नहीं दे रहे तो आपको कागज पर कारण, रीजन लिखना होगा कि आपने उसे सुधरने का मौका क्यों नहीं दिया। हिस्सा 5, बच्चों के लिए स्पेशल प्यार, यूथफुल ऑफेंडर्स। Original text, in case of youthful offenders under the benevolent laws for their treatment, training or rehabilitation. Youthful offenders, युवा अपराधी जिनकी उम्र कम होती है, जैसे 18 या 21 साल से कम। Benevolent laws, दयालु कानून, इनके लिए अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे कानून हैं। ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, बच्चों को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ नहीं रखा जाता। उन्हें बॉस्टल स्कूल्स, एक तरह का हॉस्टल जेल भेजा जाता है। वहां उन्हें सिलाई, कंप्यूटर या कोई हुनर सिखाया जाता है। ट्रेनिंग, उनका दिमाग बदला जाता है। ट्रीटमेंट, ताकि वे समाज में वापस लौट सकें। रिहेबिलिटेशन। हिस्सा 6, असली मैनेजमेंट कौन करता है? द हिडन रूल बुक्स। ओरिजिनल टेक्स्ट, asterisk. The Criminal Procedure Code, however, does not make specific provisions for the creation, working, and control. These matters have been left to other special acts. ये सबसे गहरी बात है। BNSS या CRPC सिर्फ एक मैप है, वो रास्ता दिखाता है, लेकिन जेल के अंदर पंखा होगा या नहीं, खाना कैसा मिलेगा, जेलर की भर्ती कैसे होगी, ये सब BNSS में नहीं लिखा। इसके लिए अलग स्पेशल कानून है। 1. प्रिजन्स एक्ट 1894, ये जेल की बिल्डिंग और वहां के अनुशासन का कानून है। 2. प्रिजनर्स एक्ट 1900, ये कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कानून है। 3. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये प्रोबेशन ऑफिसर की शक्तियों का कानून है। निष्कर्ष, पूरे टॉपिक का निचोड़, द परफेक्ट क्रक्स। आसान शब्दों में समझो, जब कोई नियम तोड़ता है तो कोर्ट BNSS के जरिए फैसला लेती है कि उसे जेल भेजना है या सुधरने का मौका, प्रोबेशन देना है। अगर जेल भेजना है तो वहां की देखरेख की जिम्मेदारी जेल अधिकारियों की होती है। बच्चों और पहली बार गलती करने वालों को सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है। जेल कैसे चलेगी और सुधारा कैसे जाएगा, इसके लिए प्रिजन्स एक्ट जैसे अलग और पुराने कानून इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक असली केस एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं कि एक चोर के साथ इन सभी स्टेप्स में क्या क्या होता है?